Hello and welcome to online tutorial class of Tutorial Boulevard. We are going to discuss the chapter of taxation, income from other source. We are going to learn the meaning, the income which comes under other source head, and also we are going to learn the rules for few important income, how to deal with them, whether they will be taxable, when they will be taxable, when they will not, or what amount of deduction we can claim for that. So we are going to learn basically three things: meaning, income which comes under other source, and few important income, how to deal with them. So first meaning, the income which not comes under any other head and the income which is not exempted comes under income from other source. We have learned there are 5 heads: salary, income from house property, income from profit and gain from business and profession, capital gain, and then other source. So if any income is not coming under the 4 heads, that will come under other source, and with the condition that it should not be exempted. If that income is exempted, it will also not come under other source also. So apart from income going to 4 heads and income exempted, all other income comes under income from other source. अब सीखते हैं कि कौन कौन सी इनकम है जो स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में आती है, मतलब उसको और कोई हेड में डाल ही नहीं सकते आप, एकदम कंपलसरी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही मानी जाएगी। एक है डिविडेंड, एक है लॉटरी इनकम, एक है गिफ्ट इनकम, एक है शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर मेरी कंपनी का किसी कंपनी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्लोजली हेल्ड है, एसोसिएटेड है, ज्वाइंट वेंचर है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, अगर उनका शेयर मुझे मिल रहा है, वो मेरे लिए इनकम है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से माना जाएगा। शेयर प्रीमियम, जो जब मैं बायबैक करवाती है कंपनी अपनी शेयर, तो एक्स्ट्रा पैसा देती है, वो प्रीमियम अमाउंट मेरे लिए, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, रिलायंस अपना शेयर वापस ले लिया एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, तो वो प्रीमियम मेरा अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, अगर मेरी लैंड गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर की है या मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कोई कंपनसेशन मिलने वाला है, मतलब कहीं से कोई कंपनसेशन मिलने वाला है और वो मिलने में देरी हो रही है, तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो इंटरेस्ट मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। एंड डिपॉजिट फॉरफिटेड, अगर मुझे किसी ने कोई डिपॉजिट दिया और उसके बाद वो काम नहीं किया और मैंने कहा कि भाई डिपॉजिट ले रहा हूं, अगर तुमने डील कैंसिल किया तो ये पैसा वापस नहीं होगा, तो वो डिपॉजिट मेरा इनकम रहेगा। अगर उसने डील कैंसिल किया, सपोज एक आदमी ने मेरा 2 लाख का फ्लैट लेने का या 20 लाख का फ्लैट लेने का बात किया, उसने मुझे कहा ये 20,000 रुपए एडवांस रखो, बाकी पेमेंट में 2 हफ्ते में करवा के फ्लैट की ओनरशिप ले लूंगा। अब उसने अचानक हफ्ते भर आके कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, तो मैंने कहा वो 20,000 वापस नहीं होंगी क्योंकि वो डिपॉजिट था और तुमने डील कैंसिल किया तो वो पैसे वापस नहीं होंगे, यही हमारा टर्म्स एंड कंडीशन था। तो अब मुझे मैंने अमाउंट फॉरफिट कर लिया, वो जो डिपॉजिट अमाउंट जो मैंने फॉरफिट कर लिया, शेयर फॉरफिचर में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डिपॉजिट या शेयर फॉरफिचर, दोनों में से कुछ भी अगर हमने फॉरफिट किया है तो वो भी मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अब आती है कुछ एक इनकम, अगर वो पीजीबीपी में नहीं जाए, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं जाए, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के सैलरी से मैंने उसके पीएफ का पैसा काट लिया, पीएफ में दो जगह से पैसा जाता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो तो ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैंने उसके सैलरी से काटा और मैंने जमा नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड, वो मेरे बुक्स में रहेगा, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा अगर मैंने वो डिपॉजिट ही नहीं किया लास्ट तक, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स काउंट होगा वो। तो एम्प्लॉइज पीएफ कंट्रीब्यूशन नॉट डिपॉजिटेड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर किसी कंपनी का सिक्योरिटीज मैंने खरीद के रखा है, मेरा बिजनेस ही है अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, तो उसका इंटरेस्ट मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा। बट अगर वो मेरा बिजनेस नहीं है तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, या तो आप उसको पीजीबीपी में डाल दो, अगर आप उसको पीजीबीपी नहीं मानते हो तो अदर सोर्स में जाएगा। जैसे पीएफ वाला पैसा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैंने पीएफ काटा, मैंने जमा नहीं दिया, या तो वो मेरा बिजनेस इनकम में डाल दूंगा, और अगर वहां नहीं डालूंगा तो अदर सोर्स में डल जाएगा। वैसे ही कंपोजिट रेंट अलॉन्ग विद हाउस प्रॉपर्टी, हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा, या हाउस प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारा चीज भी लेट आउट हो सकता है। मेरे घर के साथ एक गार्डन जुड़ा हुआ है, मैंने वो लेट आउट किया,
लिफ्ट फैसिलिटी का पैसा उसी में इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिक बिल उसी में इंक्लूडेड है, यानी मैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर फैसिलिटी भी दे रहा हूं भाड़े पे। तो वो जो फर्नीचर है, जो फर्निश्ड रूम है, तो फर्नीचर भी भाड़े पे जा रहा है साथ में घर के। तो वो जो मैं अगर वो कंपोजिट रेंट है तो वो कंपोजिट रेंट पूरा का पूरा या तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या फिर अदर सोर्स में चला जाएगा। अब आया कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको जनरली हम लोग अदर सोर्स में ही डालते हैं। मतलब हम लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं या और कहीं भी डल सकता है, बट मेनली हम लोग उसको अदर सोर्स में डालते हैं। जैसे बोनस, नॉट एज एन एम्प्लॉय, मुझे मेरे बॉस से बोनस मिलेगा, वो तो सैलरी है, बट कहीं और से मिल गया, वो मेरा बॉस नहीं है जिसने मुझे सैलरी दिया, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मुझे टाइम से पहले जॉब से निकाला जा रहा है और मुझे मेरा बॉस बोला तुम एक्स्ट्रा कंपनसेशन ले लो। मुझे टाइम से पहले जॉब से निकाला जा रहा है और मेरा बॉस मुझे बोला तुम एक्स्ट्रा कंपनसेशन ले लो। इस बात का बहुत जगह होता है गवर्नमेंट में, आपको बोला जाता है टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लो, आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा दें। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला वो मेरा जॉब को टर्मिनेशन के अगेंस्ट में, वो मेरा कंपनसेशन अदर सोर्स में जाएगा। एग्रो इनकम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्टेड हमने पढ़ा। अब कोई आउटसाइड इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, अब वो उसका अगर वो बिजनेस नहीं है, उसने अचानक से एक बार या 2 बार कमाया है, तो फिर अदर सोर्स में जाएगा। फैमिली पेंशन, एक पर्सन का डेथ हो गया, उसके घर वालों को पेंशन का पैसा मिला, तो फिर वो जैसे मेनली क्या होता है, हस्बैंड के डेथ पे वाइफ को आधा पेंशन का पैसा मिलता है, या घर वालों को एक लमसम पेमेंट मिल जाता है पेंशन का। वो जो लमसम पेमेंट मिला या वाइफ को जो पेंशन मिल रहा है अपने हस्बैंड की जॉब का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा वाइफ के नाम पे। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देखिए हम घर भाड़े पे लगाते हैं, अगर वो मेरा घर है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बट मैंने किसी से भाड़े पे लिया और फिर उसको आगे भाड़े पे लगाया। सब लेटिंग सब लेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस, बहुत बार कंपनी में डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन तो मिलता ही है, उसके अलावा अलग अलग मीटिंग में बैठने का भी चार्जेस मिलता है अलग से। मीटिंग में बैठने का सिटिंग फीस, मीटिंग में बैठने का फीस, तो वो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा डायरेक्टर के लिए। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, बैंक, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, मैंने एफडी की है, वहां से ब्याज कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो मेरा ना तो बिजनेस है, ना वो मेरा कैपिटल गेन है, ना वो मेरा सैलरी है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, जिनका हॉर्स रेस घोड़ा मेंटेन करने का बिजनेस है, हॉर्स रेस में देते हैं वो सबको घोड़े भाड़े पे आगे, वो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अदर देन एम्प्लॉयर, मुझे मेरे बॉस के अलावा कहीं से कोई सैलरी मिले, जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, मुझे स्कूल से सैलरी मिल रही है, लेकिन मैं बोर्ड का पेपर चेक करके आऊं, कोई दूसरे का कुछ काम करके दूं, स्कूल का पेपर चेक कर रहा हूँ, स्कूल फीस दे रही है, स्कूल सैलरी है, बट बोर्ड का पेपर चेक कर दिया तो मेरे एम्प्लॉयर के अलावा मुझे कहीं से कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसके साथ मेरा एम्प्लॉयर कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में वेकेंट लैंड को हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना गया। गवर्नमेंट एग्जाम थोड़ी नहीं कर देगी, गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी ना है, आप एक खाली जमीन से भाड़ा कमा रहे हो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। आपको कहीं से इंश्योरेंस कमीशन मिलता है, जॉब के अलावा इंश्योरेंस के एजेंसी का काम करते हो, तो वो जो कमीशन कमाते हो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। पार्लियामेंट मेंबर इनकम, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, नेता हो, आपको मेंबरशिप मिलती है पार्लियामेंट की, वहां से आपको सैलरी मिलती है, वो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो हुआ नहीं, क्योंकि 5 साल बाद अगर आप नहीं रहे तो आप इलेक्शन हारे तो फीस मिलनी बंद, तो पार्लियामेंट मेंबर इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना गया। प्राइवेट ट्यूशन इनकम, अगर वो मेरा बिजनेस ही है तब मेरा बिजनेस इनकम होगा, लेकिन ऐसे ही मैंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया और इनकम कमा लिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। और अनडिस्क्लोज सोर्स, ऐसा कोई जगह से इनकम कमाया जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ये कहां से कमाया, पकड़ में आ गया और मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कहां से कमाया, तो गवर्नमेंट उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्सेबल कर देगी। तो ये मेरे कुछ एक इनकम थे जिनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। कुछ है स्पेसिफिकली, कुछ है जनरल, और कुछ अगर अदर हेड में नहीं गया तो यहाँ आएगा। अब कुछ एक इनकम का हम लोग पढ़ेंगे कि उसका प्रेजेंट क्या बेसिस होगा, कब टैक्सेबल होगा और कब नहीं होगा। Yes, now we are going to discuss few important income. For there are certain criteria for them. For dividend, if it is received from an Indian
company, that is domestic company, it will be exempted. And if it is received from a foreign company, then it will be taxable. If we receive the income from Indian company, domestic company, that is exempted for us, as the company has already paid the dividend tax, CDT, corporate dividend tax. And for foreign company, if we receive from foreign company any dividend, we have to pay tax. That means dividend will be taxable income. Now we are earning a casual income. Casual income means any lottery income, crossword puzzle, KBC, any type of race, horse race, camel race, that will be my casual income. You can take it as a lottery income. Then taxable will be 30%. Tax rate will be 30%. Plus surcharge plus education cess. If surcharge is applicable on you. If you are crossing the limit, then only. And we have learned the limit of surcharge while learning the basic concept. So casual income tax rate 30% plus surcharge plus cess. And no expense or no deduction can be claimed. I have purchased 2 lottery tickets. From one lottery ticket I have earned 20,000. From second lottery ticket I haven't earned anything. और मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल मिलाकर मान लो 3,000 रुपया लॉटरी टिकट के पीछे. कोई खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा, सीधा सीधे 20,000 रुपये टैक्स बन जाएगा. इनफैक्ट आपको पूरा 20,000 मिलेगा ही नहीं, वो टैक्स कट के मिलेगा, मतलब टीडीएस कट के मिलेगा. लेकिन जब आप अपना टोटल इनकम दिखाओगे पांचों हेड को जोड़ के, वहां पर उस लॉटरी इनकम को पहले आपको वापस 100% में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा. मतलब आपको नेट फिगर हाथ में मिला, आप उसको ग्रॉस फिगर बना के टोटल इनकम में ऐड करोगे. तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम दिखाना पड़ेगा पांचों हेड को जोड़ के. वहां पे आपका ग्रॉस इनकम आना चाहिए, नेट इनकम नहीं. टैक्स कट के जो पैसा मिला वो नहीं, फुल इनकम. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक आदमी को 70,000 का लॉटरी से इनाम मिला है, 30% टैक्स कट के मिला है, तो 70,000 अपने आप में 70% है, तो 100 कितना होगा? 70,000 70 इंटू 100% इक्वल टू 1 लाख. यानी इसको टोटल 1 लाख का लॉटरी लगा, उसमें 30,000 का कट गया, 70,000 रुपया उसके हाथ में आया. तो हम लोगों को 1 लाख बाई 70% करके फुल फिगर निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ एसेट. अगर मैंने कोई घर भाड़े पे दिया है, कोई एसेट भाड़े पे दिया है, तो अगर उसके लिए मुझे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, वो एक्सपेंस माइनस करने मिलेगा. कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो वो मुझे क्लेम करने मिलेगा. ये हुआ 3 हेड का बात. चौथा और इंपॉर्टेंट हेड है गिफ्ट. अगर मुझे कहीं से गिफ्ट मिला तो क्या होगा? बहुत अच्छे से समझना. 50,000 तक का गिफ्ट किसी से भी मिले एग्जम्प्टेड है. 50,000 तक का गिफ्ट किसी से भी मिले एग्जम्प्टेड है. 50,000 के ऊपर मिले तो टैक्सेबिलिटी की बात आएगी. और 50,000 के ऊपर भी कुछ रिलेटिव्स का नाम है, अगर उनसे मिले तो भी एग्जम्प्ट. और 50,000 के ऊपर अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिले किसी और से अदर देन दोज रिलेटिव, तो भी एग्जम्प्ट. मेरा बात वापस सुनना. 50,000 तक गिफ्ट इनकम एग्जम्प्टेड है. 50,000 के ऊपर अगर मिलता है, लेकिन वो शादी के उपलक्ष्य में मिला है किसी से भी, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, तो भी एग्जम्प्टेड है. 50,000 के ऊपर अगर शादी पे मिले, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, तो भी एग्जम्प्टेड है. 50,000 के ऊपर शादी पे नहीं, ऐसे ही मिला है बट कुछ रिलेटिव्स मेंशन है, उनसे मिले तो भी एग्जम्प्टेड है. यानी 50,000 के नीचे एग्जम्प्टेड, 50,000 के ऊपर अगर कुछ रिलेटिव से मिले तो भी एग्जम्प्टेड, और अदर देन रिलेटिव भी मिले लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिले तो भी एग्जम्प्टेड. यानी 3 एग्जम्पशन का क्राइटेरिया गया. अब गिफ्ट 3 टाइप की हो सकती है. कैश गिफ्ट, इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट. मुझे कैश मिला, मुझे मूवेबल एसेट मिला, फर्नीचर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या फिर इमूवेबल एसेट मिला, लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मिला. तो अगर मुझे कैश मिलता है तो 50,000 एग्जम्प्ट, अबव 50,000 टैक्सेबल. लेकिन मैंने क्राइटेरिया बता दिया था, अगर वो रिलेटिव से मिल रहा है तो भी एग्जम्प्टेड. रिलेटिव की लिस्ट अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग. और अदर देन रिलेटिव भी मिले लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिले तो भी एग्जम्प्टेड. अब आते हैं इमूवेबल या मूवेबल एसेट पे. अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है गिफ्ट, मतलब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई पेमेंट नहीं किया, आपने कोई पेमेंट नहीं किया, तो उस प्रॉपर्टी की आप स्टैंप ड्यूटी देखेंगे. उस प्रॉपर्टी की आप स्टैंप ड्यूटी देखेंगे. स्टैंप ड्यूटी, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखेंगे.
और अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। आई रिपीट माई लाइन, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। स्टैंडर्ड रेंट वाला जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकलता था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। और अगर आपका वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे आज के दिन में। अगर वो 50,000 एक्सीड कर रही है तो टैक्सेबल, अगर वो 50,000 के नीचे है तो नॉट टैक्सेबल। और वो रिलेटिव और नॉन रिलेटिव वाला क्राइटेरिया तो एप्लीकेबल है। अब आता है अगर आपको कुछ कंसिडरेशन देकर मिला है, आपको कुछ कंसिडरेशन देकर मिला है, कुछ पेमेंट किया आपने, पूरा नहीं किया लेकिन कुछ किया, तब अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, पहले मूवेबल के लिए समझिए, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर आपने जितना उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस जितना आपने कंसिडरेशन दिया, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। अब अगर वो 50,000 एक्सीड कर रहे हैं माइनस करने के बाद तो टैक्सेबल, नहीं तो एग्जम्प्टेड। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप देखोगे स्टैंडर्ड वैल्यू यानी उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से चेक करोगे। आप देखोगे 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, 50,000 या 5% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 50,000 क्रॉस कर रही है तो उतना माइनस करने मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, उतना माइनस करने मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, 1 लाख का 5% 5,000 और 50,000, विच एवर इज लोअर माइनस हुआ, जो वैल्यू बचा अब वो 50,000 क्रॉस कर रहा है तो टैक्सेबल, वरना नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस है। अब हम लोग कुछ सम्स गो थ्रू करते हैं ताकि आपको पिक्चर बेटर क्लियर। Now let's discuss two sums on it, two example on it. So the book we are using is Prayas from Income Tax. We are using sum number 3, page number 452. Sum number 3, page number 452. One by one item I will discuss. First item is private tuition fees received. We have learned it will be other source income. So I have written private tuition fees 10,000. Winning from lottery rupees 2,000. One important information, student, up to 10,000 there is no TDS deduction on lottery. Up to 10,000 there is no TDS deduction on lottery. So we have won 2,000. So TDS has not been deducted. So it is gross amount. It is gross amount. We need not to convert gross to net. So winning from lottery 2,000. KBC TV show gross received 3,20,000. We have received 3,20,000 gross from KBC. They are giving gross. So there is no TDS case. So we have written 3,20,000. Family pension now is very important information. We haven't learned salary chapter yet. There is a thing that if you are receiving any pension, 1/3 or 15,000, whichever is lower shall be deduction. If you are receiving any family pension, it will be taxable over here. Deduction will be 1/3 or 15,000, whichever is lower. So here 25,000 minus 1/3 of 20,000 or 15,000, whichever is lower. So it will be, the figure will come 8,333. So 25,000 minus 8,333, we will get 16,667. Next is interest on bank deposit. It will be taxable 25,000. Dividend fees, director's fees, it will be taxable under other source. Letting out of vacant land, it will be under other source. Remuneration for checking examination copy of employer's school. The school in which I am having a job, I am checking paper of there, it will not be taxable. So school paper checking, it will not be taxable because it is taxable under his salary, not other source. Next item is remuneration for checking of examination copy of CA. Chartered accountant examination copy I have checked. It will be taxable. I have made it taxable. Income tax refund. Guys, income tax refund. I have paid extra tax, they have refunded me back. It's not an income. The amount which I have paid, they have refunded me back. It's not an income. But any interest received on income tax will be taxable. Next item is
Interest on income tax refund rupees 100. It will be taxable. Next is composite rent 10,000. Expenditure incurred in bracket is written 5,000. So 10,000 minus 5,000. I have earned 10,000. 5,000 is my expenditure. I will deduct that and I will get a 5,000. And last item is rent on subletting of house property. I have subletted a house property. I have taken it on a rent. Now I am subletting it. And my expenditure is 12,000. Rent I have paid is 12,000 and earning 20,000. So my income is 8,000. It will be taxable. So overall income from other source will be 4,26,767. Income from other source will be 4,26,767. Next sum we are discussing is sum number 4, page number 453. Sum number 4, page number 453. First item is dividend received from UTI, Unit Trust of India. Any dividend from UTI, it's an Indian domestic company. We are not taxable. Dividend received from Indian company not taxable. So dividend from UTI not taxable. Next is dividend received from Assam Tea Company Limited. Assam Tea Company. It's an Indian company. So dividend from domestic company is exempted. Next is dividend from a Microsoft company. Rupees 50,000. Dividend from Microsoft company. Microsoft is a foreign company. And I have incurred 1,000 for collecting that dividend. As it is a foreign, so I have to convert it to Indian rupees. Or I have to pay some brokerage for that, for collecting that money. So 50,000 I have earned minus 1,000. Interest from foreign, dividend from foreign company is taxable in India. So 50,000 minus 1,000, it will be 49,000 taxable. Next item, amount received with winning from a horse race rupees 14,000. Horse race, lottery. More than 10,000 from any lottery or horse race, it's TDS deductible. So they have deducted my TDS and they have paid me 14,000. It's net amount. We need to convert it to gross. So 14,000 divided by 70% or 14,000 divided by 70 into 100, we will get 20,000. Next is camel race rupees 7,000. Camel race rupees 7,000. As it is below 10,000 and camel race is not for TDS. Camel race, there is no TDS deduction. Learn new point. We have learned apart from our notes one extra point, that is pension. Second one TDS and third one TDS on camel race is not there. Next, lottery income rupees 21,000. Is it? And there is expenditure done for 1,000. And we have learned for lottery we should not be allowed any expenditure. So no 1,000 deduction will be there. This 21,000 from lottery income divided by 70 into 100 converted to gross amount and taxable over here. Next one is director's fees. 20,000 we have taxable it directly. Next one is subletting. I have subletted a house for rupees 15,000. I have subletted a house for rupees 1250 per month. I have subletted out for rupees 1250 per month. That is 15,000. I am paying a rent of 2,000 per month. That is 24,000. Half of the property I have let out. Half of the property I have used. I have taken it from for a rent. I am paying rent and I have subletted it to earn more rent. I am earning 15,000. I am paying 1,000 into 12 because half house I am using. आधा घर हम यूज कर रहे हैं तो बाकी आधा घर टैक्सेबल होगा. तो 1,000 into 12,000 रेंट पे कर रहे हैं और मैंने 200 रुपया प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग पे खर्चा किया है. 200 रुपया पूरा घर का भाड़े पे तो आधा घर है तो आधा घर का अमाउंट माइनस होगा. तो 15,000 मेरा इनकम है. 1250 into 12,000 में रेंट पे कर रहा हूँ. 100 रुपया मैंने खर्चा किया रिपेयरिंग के लिए क्योंकि 200 रुपया रिपेयरिंग का खर्चा है. 100 रुपया इस आधा घर के लिए बाकी आधा घर के लिए 100. तो जो घर भाड़े पे दिया केवल उसी का खर्चा माइनस होगा. माइनस किया 2,900 मेरा टैक्सेबल. एग्रो इनकम फ्रॉम इस्लामाबाद आउटसाइड इंडिया फुल्ली टैक्सेबल. एग्रो इनकम फ्रॉम जोधपुर नॉट टैक्सेबल. टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड I have received interest
फ्रॉम टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड, टैक्स फ्री है गाइस, तो टैक्स देने का दरकार ही क्या है, तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट बोला है डीप डिस्काउंट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिला, 40,000 का बॉन्ड खरीदा था, 50,000 रुपया मिला, बॉन्ड में अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलता। बॉन्ड क्या होता है, याद करो हमने बॉन्ड पढ़ा था कि कम वैल्यू पे मिल गया, डीप डिस्काउंट बॉन्ड यानी कम वैल्यू पे बॉन्ड मिला, वापस रिडम्पशन के टाइम में ज्यादा वैल्यू मिलेगा। डिस्काउंट पे इशू हुआ, रिडीम होगा एट पार, तो रिडीम हुआ 50,000 पे और मुझे इशू हुआ था 40,000 पे, मैंने 10,000 इंटरेस्ट कमाया, वो 10,000 पे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर ऑन एक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर ऑन वाई दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर पे, टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट कमा, गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू किया जिसका नाम है गवर्नमेंट लोन सिक्योरिटी, तो उस पर इंटरेस्ट मिला है, वो भी टैक्सेबल होगा। अच्छा, गवर्नमेंट लोन पे टीडीएस नहीं कटता, गवर्नमेंट लोन का इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता, ये नियम वापस सुनिए। 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिले तो टीडीएस कट के मिलता है, 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिले तो टीडीएस कट के मिलता है, गवर्नमेंट लोन पे टीडीएस नहीं कटता। अगला जेड लिमिटेड का डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला है 13,500, ऑब्वियसली टीडीएस कट के मिला होगा, और इंटरेस्ट पे टीडीएस का रेट है 10%, इंटरेस्ट पे टीडीएस का रेट है 10%, तो 13,500 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि कट के मिला मतलब 90% मुझे मिला, 13,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करने से मेरा 15,000 आ जाएगा। इन सबको ऐड करो, 1,80,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, 1,80,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा। तो दो सम्स हमने डिस्कस किए, पेज नंबर 452, पेज नंबर 453 का 3 और 4, ये दोनों बड़े बड़े इलस्ट्रेशन है, इसीलिए मैंने इनको डिस्कस किया ताकि छोटे इलस्ट्रेशन आप खुद से कर सके। कहीं भी अटके प्लीज रेफर मी बैक। थैंक यू।